हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग क्लास 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 5 नाजीवाद को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाजीवाद, इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग हाईलाइट करेंगे और पढ़ेंगे। तो नाजीवाद, यूरोप में दो महायुद्धों के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन आए, उन जिनमें सबसे विनाशकारी परिवर्तन तानाशाहों का उत्कर्ष था। इटली में बेनोटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवाद तथा एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष ऐसे ही दो उदाहरण हैं। तो इटली में बेनोटो मुसोलिनी के नेतृत्व में किसका जन्म हुआ था? फांसीवाद का। और एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ था। नाजीवाद एक आक्रामक विचारधारा थी जिसमें राष्ट्र की सर्वोपरिता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को राज्य के हित के आगे त्यागने और अर्थव्यवस्था पर राज्य के पूर्ण नियंत्रण की बात कही गई एवं जर्मनी के विरुद्ध हुए अन्याय का बदला लेने एवं जर्मनी के सम्मान और गौरव को पुनर्स्थापित करने के उपाय किए गए। हिटलर के उत्कर्ष और उसके नेतृत्व में नात्सी क्रांति के मुख्य कारण थे। पहला कारण क्या था? गणतंत्र की स्थापना। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 में जर्मनी के पराजय से उत्पन्न अनियंत्रित स्थिति को संभालने में शासक कैसर विलियम द्वितीय असमर्थ था। अतः प्रतिकूल स्थिति पाकर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 10 नवंबर 1918 को हॉलैंड भाग गया। तो क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1914 में शुरू हुआ। और 18 में जर्मनी की पराजय से उत्पन्न अनियंत्रित स्थिति को संभालने में शासक कैसर विलियम द्वितीय असमर्थ था और प्रतिकूल स्थिति पाकर उन्होंने 10 नवंबर 1918 को ही कहा हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने सत्ता को अपने हाथ में लेकर एक तंत्र के स्थान पर जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना की और अपने नेता फ्रेडरिक एबर्ट को चांसलर बनाया। तो उस टाइम चांसलर कौन था? फ्रेडरिक एबर्ट। 11 नवंबर 1918 को इस नई सरकार ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया और 11 नवंबर 1918 को नई सरकार जो फ्रेडरिक एबर्ट जो चांसलर थे उन्होंने क्या युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके बाद संविधान सभा का चुनाव हुआ तथा इसकी प्रथम बैठक 5 फरवरी 1919 को हुई और कहाँ हुई? वाइमार नामक स्थान पर हुई। इसलिए यह संविधान वाइमार संविधान और या वाइमार गणतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह संविधान 10 अगस्त 1919 को लागू हुआ और वाइमार संविधान के अनुसार जर्मनी में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई तथा राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति का स्रोत वाइमार संविधान से ही माना जाता है, परंतु नया वाइमार गणतंत्र युद्धोपरांत जर्मनी की स्थिति संभालने में असफल रहा। फलतः जनता में काफी आक्रोश था। दूसरा रीजन क्या था? कि वर्साई की अपमानजनक संधि। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को 28 जून 1919 को जर्मनी में नई गणतंत्र को अपमानजनक वर्साई संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। वस्तुतः यह संधि काफी कठोर एवं आरोपित थी। इस संधि द्वारा जर्मनी का अंग भंग कर दिया गया। ऑल्सेस लॉरेन का क्षेत्र फ्रांस को लौटा दिया गया तथा जर्मनी क्षेत्र में स्थित सार नामक कोयले की खान को 15 वर्षों के लिए फ्रांस को दे दी गई। उस क्षेत्र का शासन राष्ट्रसंघ को सौंप दिया गया। राइन नदी घाटी के क्षेत्र को सेना रहित करने का निर्णय किया गया। सैनिक दृष्टिकोण से भी जर्मनी को पंगु बना दिया गया, जो जर्मनी जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए उचित नहीं था। इस प्रकार वर्साई संधि से उत्पन्न असंतोष का भरपूर फायदा हिटलर ने उठाया। तीसरा कारण क्या था? आर्थिक संकट। इस समय जर्मन गणतंत्र के सामने भीषण समस्या आर्थिक संकट की थी। युद्ध में जर्मनी की काफी वित्तीय क्षति हुई थी। युद्धोपरांत अनेक कल कारखाने बंद हो गए और बेरोजगारी की समस्या चरम पर पहुंच गई। आर्थिक दृष्टि से खस्ता हाल जर्मनी पर वर्साई संधि द्वारा पूर्ति की एक बहुत बड़ी राशि लाद दी गई। इस समय यहाँ की कृषि की दशा भी अच्छी नहीं थी। उसके औद्योगिक नगर मित्र राष्ट्रों ने छीन लिए थे और समस्त जर्मन व्यापार नष्ट हो गया था। अतः सारे जर्मनी में अव्यवस्था एवं असंतोष का वातावरण मौजूद था, जिसने हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि का निर्माण किया। क्षतिपूर्ति की कठोर शर्तें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी से वसूल किए जाने वाली राशि 6 अरब 10 करोड़ पाउंड निश्चित की गई थी, परंतु इतनी बड़ी राशि का भुगतान करना जर्मनी के लिए असंभव था। इधर मित्र राष्ट्रों द्वारा भुगतान के लिए हमेशा दबाव बनाया जाता रहा, जो व्यावहारिक कदम नहीं था। नेक्स्ट कारण था कि साम्यवाद का बढ़ता संकट। 1917 में रूसी क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर पड़ा। यहाँ साम्यवादी संगठनों का निर्माण हुआ। साम्यवादी ने वाइमार गणतंत्र को उखाड़ने एवं सर्वहारा वर्ग को अधिनायकवाद लाने का प्रयास किया। अतः जर्मनी का उद्योगपति, पूंजीपति एवं जमींदार वर्ग काफी भयभीत हो गया। इस प्रकार हिटलर ने साम्यवाद विरोधी नारा देकर समाज के धनी वर्गों की सहानुभूति भी अपने पक्ष में कर लिया। अतः कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की तात्कालिक स्थिति काफी दयनीय थी। चारों ओर निराशा एवं अराजकता का वातावरण था। जर्मन जनता वैकल्पिक नेतृत्व के बारे में सोच ही रही थी कि उसे हिटलर जैसा तेजस्वी नेता मिला।
जिसकी आवाज़ में जादू था और जिसके करिश्माई व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण तो था ही। जर्मन जनता से उसने खुशहाली का वादा किया, राष्ट्र के गौरव की पुनर्स्थापना का वचन दिया। जर्मन जनता उसके शब्द जाल में फंसकर अपना भविष्य उसके हाथों में सौंप दिया। इस प्रकार हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। हिटलर एवं उसके कार्य। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया के ब्रोना नामक शहर में एक साधारण परिवार में हुआ। कहाँ हुआ था उसका जन्म? ऑस्ट्रिया में ब्रोना नामक शहर में हुआ। कब हुआ? 20 अप्रैल 1889। उसका लालन पालन सही तरह से नहीं हो सका। बचपन में वो चित्रकार बनना चाहता था, परंतु उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अतः अंततः उसने सेना में नौकरी कर ली। प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 में वह जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अभूतपूर्व वीरता के लिए उसे आयरन क्रॉस भी प्राप्त हुआ था। परंतु जर्मनी द्वारा विराम संधि पर हस्ताक्षर करने से उसे भारी निराशा हुई। युद्ध के बाद वो जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना। तो वो क्या बना? युद्ध के बाद जर्मन वर्कर्स पार्टी का एक मेंबर बना, सदस्य बना। 1920 ईस्वी में इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। तो 1920 में इसी पार्टी का नाम को बदल दिया गया और नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रखा गया। धीरे धीरे हिटलर इसका फ्यूहरर बन गया। हिटलर ने अपने चारों तरफ रूडोल्फ और गोबल्स जैसे हंगामा करने वालों को इकट्ठा किया, जिसकी नीति थी अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। तो रूडोल्फ और गोबल्स जो थे ये दो उसके मंत्री थे और उनकी नीति थी कि अफवाह को इतना फैला दो कि वह सत्य प्रतीत होने लगे। प्रथम मतलब वही था कि झूठ को इतना बार बोलो कि झूठ भी सच लगने लगे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद संधि के तहत जर्मन प्रदेश रूर पर फ्रांस का कब्जा हो गया। जर्मन प्रदेश रूर औद्योगिक रूप से काफी संपन्न था, अतः जर्मन वासियों ने फ्रांसीसी अधिपत्य का विरोध किया। हिटलर मौके की तलाश में था और उसने जन आक्रोश का लाभ उठाकर लुडेनडॉर्फ के साथ मिलकर 1923 में वाइमार गणतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद्रोह असफल हुआ एवं हिटलर को बंदी बना लिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी प्रसिद्ध आत्मकथा मीन कैम्प की रचना की। तो हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या था? मीन कैम्प, जिसमें उसने भावी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की थी। 1924 ईस्वी के अंत में उसे रिहा कर दिया गया। रिहा होकर उसने अपने दल को नए सिरे से संगठित किया, आर्यों की पवित्रता के सूचक स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में ग्रहण किया तथा सैनिक ढंग से पार्टी को संगठित किया। हालांकि नाजी पार्टी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए स्टेट्समैन के नेतृत्व में गणतंत्रवादियों ने कई कार्यक्रम शुरू किए। 1925 में लोकार्नो समझौते ने जर्मनी को वैश्विक समुदाय में सम्मानजनक स्थान प्रदान किया तथा जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल गई। तो 1925 में क्या हुआ? लोकार्नो समझौता जो हुआ था उससे क्या हुआ? जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल गई और वैश्विक समुदाय में भी सम्मानजनक स्थान प्रदान किया। 1924 में जर्मनी के निम्न सदन राइक्सटैग के चुनाव में नाजी पार्टी को 32 स्थान मिले थे। तो जो राइक्सटैग है जर्मनी के निम्न सदन का नाम था, उसके चुनाव में सिर्फ नाजी पार्टी को सिर्फ 32 स्थान मिले। वहीं 1928 में चुनाव घटकर 12 हो गया। 1928 में हिटलर को और भी कम वोट मिला और सिर्फ 12 वोट ही मिला। इस प्रकार नाजी पार्टी एवं हिटलर का प्रभाव जर्मनी में कम होने लगा, परंतु हिटलर ने हिम्मत नहीं हारा। इसी समय 1929 में प्रारंभ हुई विश्व आर्थिक मंदी तो हिटलर के लिए नवजीवन का संदेश लेकर आया। विश्व आर्थिक मंदी से सर्वाधिक प्रभावित जर्मनी हुआ। अब वाइमार गणतंत्र से जर्मन जनता का विश्वास उठने लगा था। हिटलर ने इस परिस्थिति का भरपूर लाभ उठाया और वाइमार गणतंत्र, वर्साई संधि एवं यहूदियों के खिलाफ आग उगलना आरंभ कर दिया। उन्होंने जर्मनी की वर्तमान दुर्दशा के लिए जिम्मेदार ठहराया। उसने मध्य वर्ग और बेकार नौजवानों को अपना प्रबल समर्थक बना लिया तथा साम्यवाद का हवा खड़ा कर बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी अपना समर्थक बना लिया। अब नाजी पार्टी की शक्ति में दिन दुना रात चौगुना वृद्धि होने लगी। 1930 ईस्वी के चुनाव में उसे 107 सीटें मिली तथा 1932 ईस्वी के चुनाव में 230 सीटें प्राप्त की, परंतु उसे सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। बाद में राष्ट्रपति हिंडेनबर्ग ने 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर मनोनीत किया। फलतः उसने निरंकुश अधिकार प्राप्त किया। सत्ता प्राप्त करते ही उसने चुनाव कराने की घोषणा की तथा चुनाव प्रणाली का संगठन इस तरह से किया कि नाजी पार्टी के लोग ही चुनाव जीतकर आ सकते थे। इस प्रकार जर्मन गणतंत्र की समाप्ति हुई और नात्सी क्रांति की शुरुआत हुई, जिसे हिटलर ने थर्ड राइक या तृतीय राइक का नाम दिया। अगस्त 1934 में हिंडनबर्ग की मृत्यु होने पर चांसलर और राष्ट्रपति के पद को मिलाकर एक कर दिया गया। अब हिटलर जर्मनी का सर्वे सर्वा बन गया। अब उसे नाजीवादी दर्शन एवं विदेश नीति का अवलंबन किया, जिसके कारण पूरे विश्व में तनाव का वातावरण निर्माण हुआ तथा द्वितीय विश्व युद्ध नजदीक दिखाई पड़ने लगा। तो नाजीवादी दर्शन क्या था? कि नाजीवादी दर्शन में क्या था कि नाजीवाद में उदारवाद एवं लोकतंत्र का कट्टर विरोध की अवधारणा है। अतः हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही प्रेस तथा वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया एवं विरोधी दलों को सफाया कर दिया गया। उसने शिक्षण संस्थाओं तथा जनसंचार पर भी प्रतिबंध लागू किया। इस प्रकार जर्मनी में लोकतांत्रिक आवाज को दफन करने का प्रयास हुआ, जो राष्ट्र के लिए घातक सिद्ध हुआ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्वास्तिक चिन्ह है, यही नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह था।
नाजीवादी दर्शन अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का भी प्रबल विरोधी है। हिटलर ने भी समाजवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद किया तथा जर्मन पूंजीपतियों को अपनी ओर मिला लिया। हिटलर के इस कार्य को इंग्लैंड एवं फ्रांस की ओर से भी अप्रत्यक्ष समर्थन मिला, जिसके कारण उसका मनोबल बढ़ता गया। अंततः पूरा विश्व एक भयंकर युद्ध के नजदीक अपने को खड़ा पाया। नाजीवादी दर्शन में सर्वसत्तावादी राज्य की संकल्पना है, अर्थात इसके अनुसार राज्य के भीतर ही सब कुछ है और राज्य के बाहर एवं विरुद्ध कुछ नहीं है। नेक्स्ट, नाजीवादी दर्शन उग्र राष्ट्रवाद पर बल देता है। हिटलर ने सत्ता प्राप्त करते ही उग्र राष्ट्रवाद पर बल दिया। चूंकि जर्मनी में प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवाद एवं सैनिक तत्व की परंपरा रही है, अतः हिटलर ने जर्मनी की इस मनोवृत्ति का लाभ उठाया तथा अपने आक्रामक वक्तव्यों के द्वारा पूरे जर्मन वासियों को अपमान का बदला लेने के लिए मानसिक स्तर पर तैयार कर दिया। अब पूरे जर्मनी में युद्ध का माहौल दिखाई पड़ने लगा। नाजीवाद राजा की निरंकुश शक्ति पर बल प्रदान करता है। जर्मनी में हिटलर ने निरंकुश शक्ति का सहारा लिया। सत्ता में आते ही उसने गुप्तचर पुलिस गेस्टापो का संगठन किया, जिसका आतंक पूरे जर्मनी पर छा गया। उसने विशेष कारागृह की स्थापना की, जिसके माध्यम से राजनीतिक विरोधियों का दमन किया गया। राइक्सटैग की इमारत में हिटलर ने खुद आग लगवाई, परंतु उसका दोषारोपण समाजवादियों पर मर दिया। इस प्रकार उनका राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया गया। अब जर्मनी में एक ही पार्टी थी, नाजी पार्टी, और एक ही नेता था, हिटलर। नेक्स्ट क्या है कि नाजीवादी दर्शन में सैनिक शक्ति एवं हिंसा को महिमा मंडित किया गया। इस प्रकार नाजीवादी दर्शन द्वारा जर्मनी में असंतोष का फायदा हिटलर ने उठाया। हालांकि उसने जर्मन की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अथक प्रयास किया तथा देखते ही देखते जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन गया। परंतु हिटलर ने अपनी शक्ति का प्रयोग नकारात्मक दिशा में किया, जो राष्ट्र के लिए खतरनाक एवं विरोधी बन गया। हालांकि राष्ट्रवादी होना देश के हित में है, परंतु उग्र राष्ट्रवाद की भावना भरकर जर्मन मनोवृत्ति को पीछे की ओर मोड़ने का प्रयास किया गया, जो शायद राष्ट्र हित में नहीं था। हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही शासन की स्थापना की, जिसके दूरगामी परिणाम सही नहीं हुए, क्योंकि तब पूरा दुनिया स्वयं को द्वितीय विश्व युद्ध के नजदीक खड़ा पा रहा था। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नात्सी शब्द जर्मन भाषा के नात्सीयोनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नात्सीयोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसलिए पार्टी के लोगों को नात्सी कहा जाता है। नाजीवाद का प्रभाव क्या क्या पड़ा? पहला तो कि यूरोप के अन्य देशों में स्वतंत्रता विरोधी भावनाओं को प्रोत्साहन मिला। सेकंड, विश्व में शांति विरोधी वातावरण का निर्माण हुआ तथा राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिपादित सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को आघात पहुंचा। थर्ड, पूरे विश्व में साम्यवाद विरोधी आंदोलनों में तेजी आई। और फोर्थ वन इज यूरोप में तुष्टीकरण की नीति का प्रचलन हुआ। एंड द नेक्स्ट वन इज द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध का टाइम पीरियड क्या था? 1939 to 45। हिटलर की विदेश नीति। प्रथम विश्व युद्ध युद्धोपरांत जर्मनी पर मित्र राष्ट्रों द्वारा वर्साई संधि की अपमानजनक शर्तें लाद दी गई। सैनिक एवं आर्थिक रूप से जर्मनी को पंगु बना दिया गया और पूरे जर्मनी में वाइमार गणतंत्र एवं मित्र राष्ट्रों के खिलाफ बदले की भावना प्रज्वलित हो रही थी। अतः हिटलर ने इस परिस्थिति का भरपूर फायदा उठाया एवं बड़ी सावधानी से विदेश नीति का अवलंबन किया। उसने विदेश नीति के मूल सिद्धांत थे क्या था कि वर्साई संधि को भंग करना, सारी जर्मनी जाति को एक सूत्र में संगठित करना, जर्मनी साम्राज्य का विस्तार करना, साम्यवाद के प्रसार को रोकना। इन सिद्धांतों की प्राप्ति के लिए उसने निम्नलिखित कदम उठाए। पहला, राष्ट्रसंघ से पृथक होना। हिटलर ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम 1933 में जेनेवा निशस्त्रीकरण की शर्तें सभी राष्ट्रों पर समान रूप से लागू करने की मांग की, परंतु जब उसे सफलता नहीं मिली तो उसने जर्मन प्रतिनिधियों को वापस बुला लिया एवं 1933 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता छोड़ने की घोषणा कर दी। वर्साई की संधि को भंग करना। 1935 में हिटलर ने वर्साई की संधि की निशस्त्रीकरण संबंधी सभी धाराओं को तोड़ने की घोषणा की एवं उसने पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि अब जर्मनी अपने को वर्साई संधि से मुक्त समझेगा। पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता। हिटलर ने 1934 में पोलैंड के साथ 10 वर्षीय अनाक्रमण की संधि की, जिसके अनुसार तय हुआ कि एक दूसरे की वर्तमान सीमाओं का किसी भी प्रकार अतिक्रमण नहीं करेंगे। ब्रिटेन से समझौता। जून 1935 में जर्मनी तथा ब्रिटेन में समझौता हो गया, जिसके अनुसार ब्रिटेन ने स्वीकार कर लिया कि वह जर्मनी को अपनी सैन्य शक्ति स्थल तथा वायुसेना बढ़ा सकता है, बशर्ते वह अपनी नौसेना 35% से अधिक ना बढ़ाए। हिटलर की ये एक बड़ी कूटनीतिक विजय थी। नेक्स्ट है कि रोम बर्लिन दूरी। हिटलर की आक्रामक नीति ने जर्मनी को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया था, अतः मित्र की तलाश में हिटलर ने इटली की ओर हाथ बढ़ाया और इस प्रकार रोम बर्लिन दूरी का निर्माण हुआ। इन दोनों मित्रों ने स्पेन के सैनिक शासन जनरल फ्रैंको की भी मदद पहुंचाई। तो रोम बर्लिन दूरी में क्या होता है कि रोम इटली का कैपिटल था और बर्लिन जर्मनी का। कॉमिंटन विरोधी समझौता। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कॉमिंटन विरोधी समझौता 1936 ईस्वी में हुआ, जो कालांतर में धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये कॉमिंटन विरोधी समझौता जो 1936 में हुआ, यही क्या हुआ कि धुरी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें कौन कौन कंट्री थे? जर्मनी, इटली और जापान। ऑस्ट्रिया एवं चेकोस्लोवाकिया का विलय।
तो जर्मन भाषा भाषी को एक सूत्र में बांधना भी हिटलर की विदेश नीति का लक्ष्य था। अतः वो ऑस्ट्रिया को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। प्रारंभ में इटली ने विरोध किया, परंतु अंततः ऑस्ट्रिया को जर्मन साम्राज्य में मिला लिया गया। फलतः हिटलर का मनोबल काफी बढ़ गया। चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड में जर्मन जाति के लोग रहते थे, अतः हिटलर ने चेक सरकार से सुडेटनलैंड की मांग की, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। फलतः इंग्लैंड, फ्रांस एवं इटली के अनुरोध पर 1938 के म्यूनिख सम्मेलन में सुडेटनलैंड जर्मनी को दे दिया गया। तो 1938 में क्या हुआ था कि म्यूनिख सम्मेलन हुआ था, जिसमें सुडेटनलैंड किसको, जर्मनी को दे दिया गया था। लेकिन हिटलर तो पूरे चेक गणराज्य को हस्तगत करना चाहता था, अतः उन्होंने 1939 में ही समस्त चेक गणराज्य पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उसने मेमेल बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया, परंतु मित्र राष्ट्र मूक दर्शक की भूमिका में बने रहे, जिससे हिटलर का मनोबल बढ़ता गया। पोलैंड पर आक्रमण। पोलैंड के डांजिंग बंदरगाह पर आक्रमण करना हिटलर का अगला लक्ष्य था। पोलैंड को बाल्टिक सागर तक पहुंचने के लिए जर्मनी का कुछ भूभाग दे दिया गया था, जिसे पॉलिश गलियारा कहा जाता था। हिटलर ने डांजिंग बंदरगाह तथा पॉलिश गलियारे की मांग की, और इसी प्रश्न पर जब उसने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को आक्रमण कर दिया, तो फ्रांस, इंग्लैंड आदि ने हस्तक्षेप किया, और इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध 1939-45 की शुरुआत हुई। इस युद्ध में हिटलर का तंत्र लड़खड़ा गया तथा प्रारंभ की आशातीत सफलता के बाद मित्र देशों की शक्ति के सामने जर्मनी पराजित होने लगी। 1945 में जब विजयी सेनाएं बर्लिन पहुंची, तब तक हिटलर अपने बंकर में आत्महत्या कर चुका था। इस प्रकार विश्व समुदाय को एक तानाशाह से मुक्ति मिली एवं वैश्विक शांति हेतु 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1 सितंबर 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हिटलर की मुख्य विदेश नीति क्या क्या थी। तो राष्ट्र संघ से पृथक होना, दूसरा था वर्साई संधि को भंग करना, पोलैंड के साथ 10 वर्षीय समझौता, ब्रिटेन से समझौता, रोम बर्लिन दूरी, कॉमिंटन विरोधी समझौता, ऑस्ट्रिया एवं चेकोस्लोवाकिया का विलय और पोलैंड पर आक्रमण। यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है कि कैसे 1924 में नाजी पार्टी को सिर्फ 32 सीट्स ही मिले, और 1928 में ओनली 12 सीट्स, 1930 में वही बढ़कर 107 हो गया, और 1932 में 230 सीट मिली। राइक्सटैग जो था वो जर्मनी के निम्न सदन को कहा जाता था। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।